नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम प्रभात है। तो दोस्तों, कल है सुपर सैटरडे डबल हेडर स्पेशल मैच नंबर 35 जो कल खेला जाएगा गुजरात में। गुजरात टाइटंस वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स, यानी कि टेबल टॉपर्स के बीच में एक घमासान युद्ध हमें कल देखने को मिलेगा। गुजरात टाइटंस कल डीसी को हरा के 10 अंक करना चाहेगा और टेबल टॉपर्स यानी कि टॉप 2 में ही बने रहना चाहेगा। वहीं पे रात को मैच नंबर 36 जो राजस्थान में खेला जाएगा, राजस्थान रॉयल्स वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स। दोनों ही टीमें अपना पिछला मुकाबला हार चुकी है, लेकिन आरआर का हाल अभी फिलहाल एलएसजी से कंपैरिजन करें तो बहुत ही बेहाल है। तो कल राजस्थान रॉयल को जीत की दरकार होगी, जीत चाहिए कल आरआर को, वरना आने वाला जो राह होगा, आने वाली जो राह राजस्थान रॉयल के लिए होगी वो होगी करो या मरो की परिस्थिति। डू और डाई का सिनेरियो टीम आरआर के लिए शुरू हो सकता है अगर कल एलएसजी ने आरआर को उनके घर पे हरा दिया तो पॉइंट्स टेबल पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले दोस्तों, पॉइंट्स टेबल पे इन चार टीमों का हाल कैसा है अभी। तो दोपहर का मुकाबला 3:30 बजे जो खेला जाएगा गुजरात वर्सेस डीसी के बीच में, पॉइंट्स टेबल पे अगर हम ध्यान दें तो दिल्ली कैपिटल्स टेबल टॉपर्स है, क्योंकि उन्होंने पिछला मुकाबला आरआर को सुपर ओवर में हराया था। दूसरे स्थान पर है गुजरात टाइटंस, जो कि अपना पिछला मुकाबला एलएसजी से हार चुकी थी। अगर उस मुकाबले को जीत जाती तो उसके 10 अंक हो जाते, लेकिन खैर कल वो दिल्ली को हरा के भी 10 अंक कर सकती है। अभी भी दूसरे स्थान पर गुजरात टाइटंस है। और अगर हम रात के मैच की बात करें, राजस्थान की बात करें, वो अंक तालिका पे उनका क्या हाल है, जो मैंने कहा आरआर का हाल बहुत ही बेहाल है, क्योंकि यह टीम अभी पॉइंट्स टेबल पे 8वें स्थान पर है। और वहीं पे लखनऊ सुपर जायंट्स की अगर हम बात करें तो इस टीम का पहला हाफ अच्छा घटा है दोस्तों। 7 में से 4 मैचेस एलएसजी ने जीते हैं। बढ़िया चल रहा है अभी तक टीम का कॉम्बिनेशन, बढ़िया। और मेन पॉइंट ये है दोस्तों कि इनकी जो बॉलिंग अटैक को आप देखोगे, बहुत ही इनएक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक, और किसी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शुरुआती 7 मैचेस एलएसजी इस बॉलिंग अटैक के बलबूते पे जीतेगा। वेल डन लखनऊ सुपर जायंट्स, वेल डन जहीर खान एंड वेल डन ऋषभ पंत। तो मैच नंबर 35 पे फिर से पीछे आते हैं और बात करते हैं यहाँ पे गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स के इस मैच पे। डीसी की ओर से क्या कोई चेंजेस होगा? मुझे नहीं लगता कोई चेंजेस होने वाला है। डिपेंड्स सब कुछ उसी पे करता है कि क्या फैब फिट हैं। अगर फैब फिट होंगे तो फिर शायद जैक फ्रेजर मैगक को ड्रॉप कर सकती है टीम, या फिर अभिषेक पोरेल के बारे में यह टीम सोच सकती है, क्योंकि फिलहाल अभी अभिषेक पोरेल ओपन कर रहे हैं, उनका साथ जैक फ्रेजर निभा रहे हैं। करुण नायर ने नंबर 3 पे अच्छा काम किया है। फिर आने वाले बल्लेबाज जो हम अगर पिछले ही मैच पे आ जाते हैं, जो डीसी वर्सेस आरआर के बीच में हुआ था, अब उस मैच की अगर हम बात करें तो कंसर्न है ना दोस्तों, जो मैंने कहा कि प्लेइंग 11 में चेंजेस होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। अगर फैब आएंगे तो फिर मे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि अनफॉर्चुनेटली शायद फिर अभिषेक पोरेल को ये टीम ड्रॉप करे, यानी कि क्रिस्टन स्टफ्स, मिस्टर स्टार्क, जैक फ्रेजर मैगक और फैब डुप्लेसिस, ये 4 ओवरसीज प्लेयर्स के ऑप्शंस होंगे। फिलहाल डीसी अभी 3 ओवरसीज प्लेयर्स के साथ खेल रही है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है डीसी के पास। जीटी की ओर से कोई प्लेइंग 11 में गुंजाइश देख के ऐसा लग नहीं रहा है दोस्तों। कगिसो रबाडा अगर पार्टी को ज्वाइन करते हैं, टीम अभी तक एग्जैक्ट पता नहीं है कि वो क्या अवेलेबल होंगे कल के मुकाबले के लिए या फिर नहीं होंगे। अगर कगिसो रबाडा नहीं होंगे तो फिर प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज और कुलवंत खेजोरिया, वो ही पेस अटैक हो सकता है लुक लाइक, या फिर अरशद खान तीसरे पेसर बन सकते हैं। और फिर ये गुजरात की टीम राशिद खान, वॉशिंगटन सुंदर और साई किशोरी, यानी कि ऐसे बॉलिंग अटैक के साथ ये टीम जा सकती है। बैटिंग लाइनअप में राहुल टेवटिया को इंक्लूड करते हुए, शाहरुख खान को भी रखते हुए कुछ ऐसी प्लेइंग 11 बन सकती है, जो पिछले मुकाबले में भी ऑलमोस्ट ऐसी प्लेइंग 11 थी। तो मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे दोस्तों कि कोई बदलाव होगा। अगर हम पिछले मुकाबले में गुजरात की बॉलिंग अटैक पे ध्यान दें तो लुक लाइक ऐसी ही बॉलिंग अटैक थी। जी हाँ दोस्तों, खेलजूरिया को मौका नहीं मिला था। सिराज, अरशद, प्रसिद्ध कृष्णा, राशिद खान, वॉशी और साई किशोरी, लगभग ऐसी बॉलिंग अटैक थी। और शायद कल के मुकाबले में भी हमें फिर से एक और बार ऐसे ही बॉलिंग अटैक दिख सकती है। तो गुजरात की ओर से प्लेइंग 11 में शायद उतना बदलाव ना हो। हाँ, दर्शन शानका ने ज्वाइन किया है ग्लेन फिलिप्स की जगह पे, तो ऑप्शंस तो गुजरात के पास भी हैं, क्योंकि गुजरात भी 3 ओवरसीज प्लेयर्स के साथ उतरती है, शरफन रदरफर्ड, जॉर्ज दी बॉस और राशिद खान। तो रबाडा नहीं अभी तक ज्वाइन किया है, रबाडा ने टीम को एग्जैक्टली आई हैव नो आइडिया। तो शायद दशुन शानका एक ऑप्शन दे सकते हैं, या फिर उनके पास जेराट कोटजे का भी विकल्प है। अगर वो फुली फिट है तो टीम उनके बारे में भी सोचे। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे ज्यादा कॉम्बिनेशन में गुजरात टाइटंस के प्लेइंग 11 में बदलाव हो।
ये हमने बात कर ली। अब हम होम टीम गुजरात पर आते हैं। पिछला मुकाबला जो जीटी हारा था वो एक ऑफ डे था, यानी कि अगर इस बॉलिंग अटैक को आप देखोगे और अगर मैं आपसे कहूं कि क्या यह बॉलिंग अटैक 180-185 रनों के टारगेट को डिफेंड नहीं कर सकती है, यह बॉलिंग अटैक डिफेंड कर सकती है दोस्तों। पिछला मुकाबला थोड़ा सा ऑफ डे था, यानी कि निकोलस पुरान की आंधी, एडम माकरम का आक्रामक पराक्रम हमें देखने को मिला और उसके सामने गुजरात के बॉलर्स थोड़े बेबस दिखाई दिए। मोहम्मद सिराज का पिछला मुकाबला वो भी जल्दी से जल्दी बुलाना चाहेंगे, क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ पे मोहम्मद सिराज के प्रदर्शन की, गेंदबाजी में अगर हम ध्यान दें दोस्तों, यहाँ पे अगर हम सबसे ज्यादा विकेट्स की सूची में देखें तो सिराज यहाँ पे हैं, 10 विकेटें इस आईपीएल 2025 में वो ले चुके हैं। यहाँ पे आपको एक और गुजरात का गेंदबाज दिखेगा, साई किशोर, वो भी 10 विकेट ले चुके हैं। इस सूची में आपको एक और पेसर दिखेगा, वो है प्रसिद्ध कृष्णा, वो भी 10 विकेट ले चुके हैं। यानी कि गुजरात के बॉलर्स इस समय डोमिनेट कर रहे हैं, बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्यों ना कहा जाए कि यह टीम डिफेंड कर सकती है। दोस्तों कंसर्न है, मैंने जब जब इस टीम के ऊपर बात की है मैंने एक ही पॉइंट को मेंशन किया है और वो पॉइंट सही हुआ था। अगर आपने मेरे पिछले कोई वीडियो देखे होंगे गुजरात के रिलेटेड, अगर आपने गुजरात और एलएसजी के गेम को देखा होगा जहां पे मैंने मैच प्रीव्यू किया था, अगर आप जीटी के पिछले कोई वीडियोस अगर आप मेरे देखोगे तो वहां पे मैंने एक बात कही है कि इस टीम का टॉप ऑर्डर बेहतरीन है। शुभमन गिल, साई सुदर्शन दोनों बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। साई सुदर्शन तो फिलहाल अभी ऑरेंज कैप की रेस पे दूसरे पायदान पर हैं। पिछले मुकाबले में भी लखनऊ के सामने बहुत ही अच्छी पारी खेली थी। शुभमन गिल भी प्रभावित करते जा रहे हैं, धीरे धीरे बतौर कप्तान वो अब निखर रहे हैं, बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों कंसर्न ये है कि अगर हम गुजरात के टॉप ऑर्डर पे ध्यान दें, जैसे कि आपको पता है कि गुजरात का टॉप ऑर्डर कैसा होगा, जो अगर मैं कहूँ शुभमन गिल, साई सुदर्शन, फिर फैफ डु प्लेसिस, क्षमा चाहूंगा दोस्तों, क्षमा चाहूंगा, जॉस दी बॉस, जॉस बटलर, फिर आप देखोगे नंबर 4 पर कौन आता है। यहां से समस्या शुरू होती है कि यहाँ पे जो गुजरात के जो बैटर्स हैं, अगर हम उनकी बात करें, जैसे कि अगर हम बैटिंग लाइनअप देखें गुजरात की कैसी हो सकती है, कि पिछले मुकाबले में अगर हम पिछले मुकाबले पे ही मैच पे आते हैं, एक सेकंड दोस्तों, मैं पिछले मुकाबले में गुजरात की बैटिंग लाइनअप पे आता हूँ। अब वहां पे देखिए नंबर 4 पे कौन आया था, वॉशिंगटन सुंदर, फिर शरफन रदरफर्ड, 19 गेंदों में 22 रन बनाए थे। और एक समय पे कहाँ जीटी का स्कोर था 120 पे 1, और फिर हमने देखा कि जॉस बटलर का थोड़ा ऑफ डे था, वो जल्दी आउट हुए। अच्छी पारी दोनों अर्धशतक लगा के गुजरात के दोनों ही ओपनर जल्दी आउट हुए, फिर जल्दी नहीं आउट हुए, सेट होके आउट हुए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ताश के पट्टों की तरह गुजरात टाइटंस की बैटिंग लाइनअप, उनका मिडिल ऑर्डर एक्सपोज हुआ और बिखर गया। आने वाले 60 रनों पे गुजरात अपने 6 विकेट गंवा देता है उस बॉलिंग अटैक के सामने, जिस बॉलिंग अटैक को अभी फिलहाल हर कोई कह रहा है कि यह इनएक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक है। लेकिन कहीं ना कहीं उनके बॉलर्स प्रदर्शन कर रहे हैं बढ़िया और परफॉर्मेंस करके टीम के लिए रिजल्ट अपने फेवर में, अपने पाले में ला रहे हैं। लेकिन कल जिस बॉलिंग अटैक के सामने गुजरात टाइटंस का सामना होगा वो बॉलिंग अटैक बेहतरीन है। मिचेल स्टार्क मैन ऑफ द मैच इन फॉर्म, मुकेश कुमार अच्छी एक्यूरेसी के साथ अब गेंदबाजी कर रहे हैं, थोड़े महंगे साबित हो रहे हैं बट कहीं ना कहीं वो बेहतर होते हुए दिखे इस एडिशन में। फिर मोहित शर्मा, अनुभवी मोहित शर्मा अपनी पूर्व टीम गुजरात के सामने दिखेंगे। अक्षर पटेल, कुलदीप यादव का कहर हम देख रहे हैं इस आईपीएल में। कुलदीप यादव, और जो मैंने कहा ना कि जैसे अगर गुजरात की बॉलिंग अटैक पे बात करें तो वहां पे हमने देखा कि साई किशोर, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा उस सूची में, तो वहां पे आपको दिखेंगे कुलदीप यादव भी दिल्ली की ओर से 11 विकेट वो भी ले चुके हैं। वहां पे आपको मिचेल स्टार्क भी दिखेंगे, अगर मैं गलत नहीं रहूंगा, जी हाँ दोस्तों 10 विकेट तो स्टार्क भी ले चुके हैं। तो बढ़िया मुकाबला होने वाला है। तो यहाँ पे अब गुजरात की अगर हम बात करें तो उनकी बॉलिंग अटैक उनकी कंसर्न नहीं है, उनका कंसर्न है उनका मिडिल ऑर्डर। मिडिल ऑर्डर में अच्छे खासे नाम है और मिडिल ऑर्डर तब सड़ चढ़ के मिडिल ऑर्डर्स के बल्लेबाजों का जादू हमें तब दिखाई देगा जब ऊपर से टॉप ऑर्डर अच्छा प्रदर्शन करेगा। और पिछले मुकाबले में वही हमें देखने को मिला था, जब शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने एक अच्छा प्लेटफॉर्म सेट किया था जहां पे जीटी की टीम को कम से कम 220 तक जाना चाहिए था। 30-40 रन शॉर्ट पीछे रह गई गुजरात की टीम्स। रीजन यही था कि उनका मिडिल ऑर्डर एक्सपोज हुआ और वहां पे कोई कुछ कर नहीं पाया। और क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि दोस्तों इतना गेम टाइम अभी यहाँ पे गुजरात के मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों को नहीं मिला है। अब आप एक और मेन पॉइंट नोटिस कीजिए, एक और ध्यान से देखिए, इस मध्य क्रम की बैटिंग लाइनअप में आपको सारे के सारे आक्रामक बल्लेबाज दिखेंगे, चाहे वो राशिद खान हो
या फिर उनसे ऊपर नंबर 7 पे राहुल तेवतिया खेलते हुए दिखे, या फिर उनसे ऊपर नंबर 6 पर आपको शाहरुख खान दिखे, या फिर उनसे ऊपर नंबर 5 पे शार्फन रदरफोर्ड दिखेंगे। इन चारों बल्लेबाजों का नेचर क्या है उसको समझिए कि ये गेम को फिनिश करना जानते हैं। इनका नेचर यह नहीं है कि विकेट को बचा के खुद को रोक कर गेम के सिचुएशंस को रीड करते हुए खुद को थोड़ा सा संभाल के अपोजिशन गेंदबाज को थोड़ा रिस्पेक्ट देके अंतिम के ओवर्स में विपक्षी गेंदबाजों को टारगेट करके कुटाई करे। ना ना ना, इनकी मंशा, इनका गेम प्लान यही है, इनका इंटेंट भी है कि आकर आक्रामक होकर खेलना है। लगभग वैसा ही पिछले मुकाबले में हर गुजरात के मध्यक्रम के बल्लेबाजों ने वो किया था, लेकिन जिस दिन ऊपर से इनके 2-3 विकेटें जल्दी से जल्दी गिरेंगी तब रियल टेस्ट होगा। और ये मैं अपने पिछले कुछ वीडियो में मैंने यह बात बार बार रिपीट की है, क्योंकि यहाँ पे अब डेविड मिलर नहीं है, यहाँ पे वो मध्य क्रम में ना दोस्तों, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, वो अनुभवी बैटर नहीं है जो गेम को थोड़ा चलाए। अगर डेविड मिलर होते ना इस क्रम में तो मैं कहता कि हाँ है कोई ऐसा बल्लेबाज। मैं सिर्फ एक ही बल्लेबाज का नाम ले रहा हूँ, डेविड मिलर का। वैसे कोई बल्लेबाज दिख नहीं रहा है, लेकिन है बल्लेबाज अच्छे खासे, नो डाउट, अच्छे फॉर्म में भी है, उनकी मैं रिस्पेक्ट भी करता हूँ। बट कहीं ना कहीं एक अनुभवी हार्दिक पांड्या जैसे, डेविड मिलर जैसे, टीम डेविड जैसा एक, मतलब टीम डेविड को भी हटा दे, हार्दिक और डेविड मिलर जैसा कोई बल्लेबाज नहीं है। ओवरऑल यह टीम बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन कहीं ना कहीं कंसर्न है। अब दिल्ली कैपिटल्स पे आते हैं। अब दिल्ली कैपिटल्स देखिए दोस्तों, टेबल टॉपर टीम है। इस टीम में हम क्या बात करें, यानी कि कोई चेंजेस, प्लेइंग 11 की चेंजेस की बात करें, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कहा है कि अगर बदलाव होगा तो फैफ आएंगे। और आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि अभिषेक पोरेल को ये टीम ड्रॉप कर दे, या फिर राइटी लेफ्टी के कॉम्बिनेशन को देखते हुए फैफ ओपन करेंगे और जैक फ्रेजर मैकअप को ये टीम ड्रॉप कर दे। इस टीम की बैटिंग लाइनअप अच्छी दिख रही है अभी भी, लुक लाइक यह इस टीम की बैटिंग लाइनअप बहुत ही अच्छी है। इस टीम की बॉलिंग अटैक भी बहुत अच्छी है, और यह टीम विदाउट इम्पैक्ट प्लेयर के बलबूते पे भी जीत सकती है। क्योंकि इस टीम के अगर आप प्लेइंग नॉर्मली देखोगे ना, यहाँ पे आपको दिखेगा कि डीसी के पास प्रॉपर 5 गेंदबाजों के विकल्प होते हैं। यानी कि अगर हम उनकी प्लेइंग 11 को देखें, जैसे कि जब बैटिंग करी थी डीसी तो विपराज निगम भी फर्स्ट प्लेइंग 11 में थे, वहां पे मिस्टर स्टार्क भी थे, केडी भी थे, मोहित भी थे। यानी कि 4 ओवर्स 4 गेंदबाजों के नाम बता दिए, 16 ओवर्स। अक्षर पटेल, बापू उनके 5वें गेंदबाज जो 20 ओवर्स। फिर इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में इस टीम ने मुकेश कुमार को लाया। इस टीम को जरूरत नहीं है इम्पैक्ट प्लेयर की, जैसा कॉम्बिनेशन डीसी का दिख रहा है, लेकिन नियम है, उसका फायदा हर टीम उठा रही है, तो ये भी टीम उठा रही है। उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि मुकेश कुमार इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में पिछला मुकाबला खेले थे। लेकिन इस टीम की अभी भी अगर उम्मीदें होंगी, अपेक्षाएं होंगी कि कुछ बल्लेबाज रन बनाए, तो वो है वन एंड ओनली जैक फ्रेजर मैकगर्क, कि वो आके ऊपर से थोड़ा आक्रामक होकर खेलें, डीसी को अच्छी स्टार्ट दिलाएं, अच्छी शुरुआत दिलाएं। क्योंकि जल्दी से जल्दी डीसी का विकेट गिरता है, फिर प्रेशर क्रिएट होता है आने वाले बल्लेबाजों पे। तो उम्मीदें होंगी जैक फ्रेजर मैकगर्क पे कि वो थोड़ा समय ले सकते हैं। जो मैंने पिछले कुछ वीडियो में मैंने कहा है डीसी के ऊपर, जब भी मैंने बात की है, वीडियो बनाया, मैंने कहा है जैक फ्रेजर थोड़ा समय ले सकते हैं, लेकिन उनका वो नेचर नहीं दोस्तों कि वो थोड़ा ठहर कर खेले। नेचर ही वैसा है कि वो आक्रामक होकर खेलना पसंद करते हैं, वैसी बैटिंग एंजॉय करते हैं। वहां पे कभी कभी रिजल्ट उनके पाले में आता है। फिलहाल तो अभी फेवर में नहीं आ रहा है क्योंकि आउट ऑफ फॉर्म दिख रहे हैं, तो थोड़ा समय ले सकते हैं। बट अगर आक्रामक होकर ही अपने नेचुरल गेम को ही अगर फॉलो कर रहे हैं, तो थोड़ा अब रन बनाने के बारे में सोचना होगा। अगर यहाँ पे आने वाली कुछ पारियां जैक फ्रेजर मैकगर्क के लिए अच्छी नहीं जाती, या फिर अगर फैफ खेलें, तो भी मैं चाहूंगा कि अभिषेक पोरेल थोड़ा अच्छा प्रदर्शन करें। क्योंकि दिखा है कि इस बल्लेबाज के अंदर ना थोड़ा पोटेंशियल है, थोड़ी खूबी है, अच्छी आक्रामक होकर बैटिंग करते हैं, थोड़ा लंबा खेलने का प्रयास करें। पिछला मुकाबला कहीं ना कहीं थोड़ा फंसे थे, जो सिचुएशन बन चुकी थी केएल राहुल और जो पोरेल के बीच में पार्टनरशिप हो रही थी, वहां पे मैं कहूंगा कि ऐसी सिचुएशन अगर वापस आती है तो किसी एक बल्लेबाज को थोड़ा आक्रामक होकर खेलना पड़ सकता है। बाकी बल्लेबाज अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे कि अक्षर पटेल बतौर कप्तान खुद को लाया उन्होंने। जो मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था, जब मैंने डीसी और आरआर के ऊपर मैच प्रीव्यू किया था, मैंने कहा था कि अक्षर पटेल फ्लोटर का इस्तेमाल बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल देखने के बाद से हमने देखा है, चैंपियंस ट्रॉफी में भी हमने देखा था, रोहित उनका बढ़िया तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे। और बतौर लीडर अक्षर पटेल खुद को नंबर 5 पर ला रहे हैं। क्या पारी खेली थी, 18 गेंदों में 34 रन बनाया था, वही रीजन था कि एक अच्छे स्कोर तक दिल्ली पहुंचा था। फिर आशुतोष शर्मा बढ़िया कॉन्फिडेंस देते हैं, विपराज निगम और क्रिस्टन स्टब्स बढ़िया फिनिश उन्होंने भी किया था, सुपर ओवर में छक्का मार के दिल्ली को जिताया था। ये बैटिंग लाइनअप बहुत ही अच्छी है, और जैसी बैटिंग लाइनअप है ना दोस्तों, वैसी इनकी बॉलिंग अटैक भी है। अब इस बॉलिंग अटैक में आप देखिए बहुत बढ़िया तरीके से मिचेल स्टार्क अब फॉर्म में आ चुके हैं। अच्छे यॉर्कर्स लगाए थे स्टार्क ने पिछले मुकाबले में। मुकेश कुमार
थोड़ा सा महंगा साबित गया था पिछला स्पेल, लेकिन ठीक ठाक मुझे लगे क्योंकि 3 ओवरों में 30 रन एक अगर हम देखें एक नज़र से तो महंगा है, लेकिन पावर प्ले में उन्होंने गेंदबाजी की थी दोस्तों। फिर उसके बाद में मोहित शर्मा, अच्छा उनका स्पेल गया था, आखिरी स्पेल सिर्फ खराब गया था, यानी आखिरी ओवर ही वहां पे महंगे साबित हुए थे, लेकिन ओवरऑल उनका शानदार स्पेल गया था। टीम उनको फिर से बैक करेगी, एक कैच भी ड्रॉप हुआ था। दिल्ली कैपिटल्स को थोड़ी सी फील्डिंग पे भी काम करना होगा, 2-3 कैचेस ड्रॉप हुए थे। विपराज निगम हो गए, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव इस समय बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में है, हर मैच में अपना इम्पैक्ट डाल रहे हैं, विकेट झटक रहे हैं, कसी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं, महंगे भी नहीं साबित हो रहे हैं। और यही रीजन है कि दिल्ली कैपिटल्स कहीं ना कहीं मिडिल ओवर्स के गेम को जीत रहा है। 6 से 15 ओवर के उस गेम के मोमेंटम पे जहां पे कुलदीप यादव के 4 ओवर होते हैं, वहां पे उसी टीम के बल्लेबाज उनको ना ही अटैक पर कर रहे हैं, ना ही उनकी गेंद से जब उनके हाथ से जब गेंद निकल रही है उसको पढ़ भी पा रहे हैं अच्छे तरीके से। जो पिछले मुकाबले में डीसी वर्सेस एमआई का गेम याद आ रहा है, जहां पे रायन रिकल्टन पढ़ नहीं पाए थे, सूर्या भी आउट हुए थे, और पिछले मुकाबले की अगर हम बात करें तो वहां पे भी उन्होंने बढ़िया गेंदबाजी की थी केडी ने, तो प्रभावित करते जा रहे हैं। ओवरऑल दोनों टीमों पे बात करें ना दोस्तों, थोड़ा सा कंसर्न दिख रहा है गुजरात का। जो मैंने कहा कि टॉप ऑर्डर अगर रन नहीं बनाएगा तो मिडिल ऑर्डर टेस्ट होगा, लेकिन इस टीम के साथ आपको वो नहीं दिखेगा। इस टीम का टॉप ऑर्डर उतना अभी नहीं चल रहा है ऑनेस्टली। करुण नायर अच्छे फॉर्म में दिखे हैं, एक ही मैच हुआ है, लेकिन ओपनर्स अच्छा स्टार्ट नहीं दे रहे। वहीं पे गुजरात की बात करें, वहां से ओपनर्स अच्छा शुरुआत दिला रहे हैं, तो इसीलिए मुझे लग रहा है दोस्तों कि यहाँ पे थोड़ी सी समस्या हो सकती है गुजरात की टीम को। दोनों टीमों पे मैंने बात की, मुझे दिल्ली कैपिटल्स एक कंप्लीट पैकेज टीम दिख रही है ऑन पेपर। गुजरात भी पीछे नहीं है, दूसरे स्थान पर यह टीम है, तो इस टीम को भी हम ज्यादा हल्के में नहीं आंकेंगे, अंडर एस्टिमेट भी नहीं करेंगे। बट मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि कल के मुकाबले को जीतने के लिए फेवरेट होगी दिल्ली कैपिटल्स। टेबल टॉपर्स है, मेरा दिमाग यही कर रहा है कि दिल्ली इस समय बहुत ही अच्छी स्थिति में चल रही है। जो जीत का मोमेंटम उन्होंने पकड़ा है ना, बहुत ही मुश्किल होने वाली है आने वाली हर टीम्स को कि ये इनको कैसे रोकेंगी। यह टीम प्लेऑफ खेल रही है। मुंबई वाला मैच जो डीसी हारा था, अपनी गलती से हारा था, जो 3 रनआउट्स हुए थे, आशुतोष शर्मा ने बहुत ही, मैं कहूंगा वहां पे थोड़ा सा उनसे मिसकैलकुलेशन हो गया, थोड़ा वो 2 रन नहीं भागना चाहिए था, सिंगल्स लेना चाहिए था। स्टार्क अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, टेस्ट क्रिकेट में हमने कितनी अच्छी अच्छी पारियां देखी, स्टार्क अच्छे छक्के भी लगाते हैं, तो वहां पे दिल्ली से चूक हुई थी, इसलिए दिल्ली हारा था। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह टीम बहुत ही अच्छी मोमेंटम पे दिख रही है, जीत की पटरी पे डीसी सवार हो चुकी है। मुझे नहीं लगता कल गुजरात रुक पाएगी, बट कुछ भी हो सकता है। डीसी फेवरेट होगी दोपहर के मुकाबले की। रात के मैच पे आते हैं दोस्तों, रात का मुकाबला मैच नंबर 36। यहाँ पे जो मुकाबला होगा वो होगा आरआर वर्सेस एलएसजी के बीच में। अब इस मैच की अगर हम बात करें और आरआर की ओर से क्या कोई चेंजेस होना चाहिए, मैं फिर से कह रहा हूं, आकाश मधवाल को लाओ, तुषार देशपांडे को थोड़ा रेस्ट देना चाहिए। अभी फिलहाल उनका फॉर्म उनका साथ नहीं दे रहा है, अच्छे फॉर्म में नहीं है। मधवाल को लाइए, तुषार देशपांडे को विश्राम दीजिए, और प्लेइंग 11 लगभग वैसी ही होनी चाहिए, क्योंकि और कोई बदलाव शायद आरआर करेगा नहीं, मुझे नहीं लगता, नहीं करेगा। एक जो बदलाव हो सकता है, जो कि आपको पता ही होगा कि संजू सैमसन चोटिल हैं, क्या वो रिकवर हो जाएंगे, फुली फिट होंगे या फिर नहीं होंगे। अगर सैमसन कल के मुकाबले में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे तो ध्रुव जुरेल विकेट कीपिंग करते हुए दिखेंगे। फिर क्या आरआर की टीम एक नए ओपनर्स के बारे में सोचेगी? क्या वैभव सूर्यवंशी हमें डेब्यू करते हुए दिखाई दे सकते हैं? देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो मुझे लग रहा है 1 या 2 चेंजेस, एक चेंजेस अगर संजू फिट है तो एक ही चेंजेस होना चाहिए, वो होना चाहिए कि मधवाल आए और तुषार देशपांडे को थोड़ा विश्राम यह टीम दे। जीटी की एलएसजी की ओर से चेंजेस हो सकता है दोस्तों, क्योंकि कल वापसी हो सकती है मयंक यादव की, रफ्तार का सौदागर, कल उनकी वापसी हो सकती है। और कोई चेंजेस शायद मयंक यादव आएंगे तो अनफॉर्चुनेटली आकाशदीप को विश्राम करना पड़ सकता है। बाकी रवि बिश्नोई अच्छी लय पकड़ चुके हैं, तो उनको यहाँ से ड्रॉप तो नहीं करना चाहिए, कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है यही प्लेइंग 11 होगी एलएसजी की। बात करते हैं आरआर पे, कंसर्न है दोस्तों, अब धीरे धीरे इनका बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा सेटल होते हुए दिख रहा है। अब अच्छी बात क्या है कि यशस्वी फॉर्म में आ चुके हैं, लेकिन एक झटका लग चुका है कि अगर संजू नहीं खेलेंगे तो फिर से एक ओपनिंग कॉम्बिनेशन में वो धार नहीं दिखेगी। फिर वैभव सूर्यवंशी शायद आपको खेलते हुए कल दिख सकते हैं, लेफ्ट हैंडर हैं, युवा बल्लेबाज हैं। फिर ये जो मिडल ऑर्डर आप देखोगे वहां पे फिर आपको नीतीश राणा, बहुत अच्छी पारी उन्होंने खेली थी पिछले मुकाबले में, दिल्ली के सामने जिता ही दिया था आरआर को। रियान पराग से एक लंबी पारी की अपेक्षाएं होंगी।
ध्रुव जुरेल मैच फिनिश नहीं कर पा रहे थे। फिर वही प्रेशर आता है कि शेवरन हेटमायर पे आ जाता है एक लोड, एक बर्डन। फिर देखिए, जो मैं पिछले वीडियो में मैंने कहा था, जब मैं डीसी वर्सेस आरआर के बीच में मैं मैच प्रीव्यू कर रहा था, वहां पे मैंने कहा था कि राजस्थान रॉयल के पास वो टॉप क्वालिटी ऑलराउंडर नहीं है और उसको पूरे इस एडिशन में आरआर मिस करेगा। अब वनिंदु हसरंगा नंबर 7 पे हैं, जोफ्रा आर्चर नंबर 8, थिक्साना नंबर 9। ये बॉलिंग अटैक अच्छा है। अब संदीप शर्मा, सैंडी बढ़िया काम कर रहे हैं। कुमार कार्तिकेय को इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में लाना चाहिए ताकि एक आपके पास 12 ओवर के ऑप्शन का एक विकल्प हो। आप पेस अटैक आपका कुछ ऐसा हो जाएगा कि वहां पे आकाश मधवाला आ जाएं और संदीप शर्मा और जोफ्रा आर्चर। तो ये बॉलिंग अटैक ना अच्छा है दोस्तों। राजस्थान का बॉलिंग अटैक उतना खराब भी नहीं है, अच्छा है। जोफ्रा आर्चर अब अच्छे ले में आ चुके हैं जो पावर प्ले में विकेट चटक रहे हैं। फिर आपको मिडिल ओवर्स में वो 2 स्पिनर्स दिखेंगे जो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा अब मुझे लग रहा है कि ऑफ डे जा रहा है वनिंदु हसरंगा का और थिक्साना का, और वहीं पे कहीं ना कहीं थोड़ी सी समस्या आ रही, क्योंकि देखिए संदीप शर्मा पेस अटैक का बढ़िया एक तरीके से एक अंग हो चुके हैं, यानी कि आरआर की पेस अटैक का बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग हो चुके हैं, अंग हो चुके हैं, हिस्सा हो चुके हैं। और जब मधवाल आएंगे तो एक ऑप्शन आ जाएगा कि संजू सैमसन या फिर कल कप्तानी करे रियान पराग, कि उनके पास एक ऑप्शन होगा कि वो फिर मधवाल को डेथ ओवर्स में रख सकते हैं। लेकिन कंसर्न का है दोस्तों कि चेन्नई वाला मुकाबला जो हमने देखा था वहां पे वनिंदु ने बढ़िया प्रदर्शन किया था, लेकिन थिक्साना की ओर से वो विकेट टेकिंग स्पेल नहीं देखने को मिला। लेकिन थिक्साना ना कसी भी गेंदबाजी करते हैं, बहुत ही कम गेम्स होते हैं जहां पे वो महंगे साबित होते हैं, लेकिन इस एडिशन में हमें यह देखने को मिला है। और कहीं ना कहीं अब एक कंसर्न दिख रहा है कि वनिंदु हसरंगा और थिक्साना मिलके कैसे एक अच्छी साझेदारी निभाते हैं। वहीं पे थोड़ी सी कमजोर कड़ी दिख रही है कि आरआर का स्पिनिंग अटैक अब उतना इफेक्टिव नहीं दिख रहा है। अब हम बैटिंग लाइनअप पे बात करें तो वहां पे इनके पास भारतीय बल्लेबाज अच्छे हैं जो स्पिन को बढ़िया खेलते हैं। सामने आप देखोगे दिग्वेश राठी होंगे, रवि बिश्नोई होंगे, उनके सामने शायद उनको उतनी डिफिकल्टी ना हो। लेकिन जो मेरे कहने का मतलब यही है कि मिडिल ऑर्डर में जो बल्लेबाज हैं उनको थोड़ी लंबी पारी खेलनी होगी, रियान पराग से अपेक्षाएं होंगी। यह एडिशन रियान पराग के लिए वैसा नहीं गया जैसा रियान पराग ने भी खुद एक्सपेक्ट किया होगा। कुछ पारियां उन्होंने अच्छी खेली हैं, छोटी पारियां खेली हैं, 30-40 वाली नॉक्स आई हैं, लेकिन उसको लंबी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए हैं। ध्रुव जुरेल का वो पहला गेम अगर हम हटा दें तो फिर ध्रुव जुरेल ने भी अच्छी बल्लेबाजी उतनी नहीं की है और बहुत ही बड़ी अमाउंट पे आरआर ने उनको रिटेन किया था। जॉस बटलर को जाने दिया था, मैं तब बहुत ही हैरान था। इसलिए मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ना बहुत ही दिक्कत अभी फिलहाल राजस्थान रॉयल को हो रहा है, क्योंकि बैटिंग लाइनअप में भी कभी नीतीश राणा ऊपर खेलते हैं, कभी वो नीचे आ जाते हैं। मेरा मानना है कि उनको नंबर 3 पर ही खेलना चाहिए। नंबर 3 बढ़िया पोजीशन है उनके लिए, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ भी खेल रहे हैं। फिर रियान आए, फिर आप देख लीजिए ध्रुव जुरेल आए, फिर हेटमायर। कुछ ऐसी बैटिंग लाइनअप हो, इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में चेजिंग कर रही है तो शुभम दुबे के बारे में ये टीम सोच सकती है। कंसर्न है दोस्तों। राजस्थान रॉयल की टीम की बात करें, फिलहाल अभी पॉइंट्स टेबल पे जिस पोजीशन पर है, जैसा प्रदर्शन है, उसको देखते हुए लग रहा है कि कंसर्न है दोस्तों। लेकिन उम्मीद करता हूँ कल घर में खेल रहे हैं तो वो कल आपको खेलते हुए दिखाई दे, अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे। अब सबसे बड़ा कंसर्न यही कि अगर संजू सैमसन कल के मैच में अवेलेबल नहीं होंगे तो बहुत ही झटका लग सकता है और फिर बैटिंग लाइनअप में उसका आपको असर दिखेगा। लखनऊ सुपर जायंट्स, उनकी ताकत उनकी बल्लेबाजी है। अगर हम दोस्तों थोड़ा ध्यान दे दें यहाँ पे ऑरेंज कैप की सूची में देखें तो आपस में ही एलएसजी के 2 बल्लेबाज लड़ रहे हैं, निकोलस पुरान, और उनके पीछे ही पीछे भाग रहे हैं यहाँ पे मिचेल मार्श। निकोलस पुरान इस टूर्नामेंट में 357 रन अभी तक बना चुके हैं। मिचेल मार्श भी पीछे नहीं, वो भी कर रहे हैं, जनाब मैं आपके पीछे ही आ रहा हूँ, 295 रन वो भी बना चुके हैं। यानी कि ये 2 बल्लेबाज और उसमें अब एक और उनका ओपनर्स फॉर्म में आ चुका है, वो एडन मार्करम। अब ये देखिए पिछले मुकाबले को अगर आप देखोगे एलएसजी और चेन्नई वाला मैच, अब इस मुकाबले में देखिए एलएसजी कितने बनाता है, 168 रन। लेकिन आप एक चीज ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जिन बल्लेबाजों का प्रदर्शन इस टूर्नामेंट में शुरुआती 6 गेम्स में अच्छा था, उनका कंट्रीब्यूशन ही नहीं था। यानी कि मिचेल मार्श को हटाएं और अगर हम देखें एडन मार्करम, वो 6 रन बनाते हैं। निकोलस पुरान खामोश थे पिछले मुकाबले में, 8 रन। तो मेन बल्लेबाज तो चले ही नहीं, लेकिन फिर भी ये टीम 165 बना गई है। इस टीम की ताकत इनकी बल्लेबाजी है। और अच्छी बात क्या है कि अब ऋषभ अच्छे फॉर्म में आ चुके हैं। ऋषभ पंत ने पिछले मुकाबले में थोड़ी सी धीमी थी, लेकिन सिचुएशंस को देखते हुए विकेटें गिर चुकी थी। पंत ने बढ़िया मैच्योरिटी के साथ बल्लेबाजी की, इससे और बेहतर पंत प्रदर्शन कर सकते हैं, यह भी मैं कहूंगा। इस टीम में अच्छे बल्लेबाज हैं। अब्दुल समद बढ़िया फिनिशिंग टच दे रहे हैं। आयुष बदोनी को यह टीम प्रमोट अप कर सकती है, बदोनी ने दिखाया है इन टाइम बढ़िया तरीके से खेल रहे हैं। अब
इस टीम की जो कमजोर कड़ी थी यानी कि उनकी गेंदबाजी, अब वो थोड़ी और स्ट्रांग हो जाएगी, यानी कि उस बॉलिंग अटैक को अब ज्वाइन करेंगे मयंक यादव। अब इंजरी के बाद रिकवरी करके वो कम बैक कर रहे हैं, थोड़ा समय ले सकता है। कल का मैच शायद उनके फेवर में ना है, अच्छा प्रदर्शन ना है, लेकिन उनके पास जो गति है ना कहीं वो गति एक अच्छी लेंथ पे 140 प्लस की रफ्तार वाली गेंद पड़ गई, जैसे कि आर्चर जो काम वहां से करेंगे यहाँ से मयंक यादव भी करेंगे, और छोटी गेंद पर थोड़ा फंसा भी सकते हैं आरआर के बल्लेबाजों को। इस टीम की बैटिंग लाइनअप में कोई संदेह नहीं है, डेविड मिलर को उतनी गेंदें नहीं मिली, लेकिन जब मिली उन्होंने अच्छा काम किया है। आयुष बडोनी, अब्दुल समद, ऋषभ पंत, पुरान, मार्श, माकरम, क्या बैटिंग लाइनअप है, दमदार, असरदार, हर बल्लेबाज फॉर्म में है, चाहे वो एडन माकरम, चाहे वो माकरम हो या फिर वो मार्श हो या फिर वो पुरान हो, या फिर अब कप्तान ने भी लय पकड़ ली है। फिर आयुष बडोनी, अब्दुल समद को पता है फिनिशिंग कैसा करना है, फिनिश कैसा करना है अच्छे स्ट्राइक रेट से, और फिर एक अनुभवी फिनिशर तो उस टीम के पास भी है, डेविड मिलर, जिसको अभी ऑनेस्टली गुजरात उतना मिस नहीं कर रही, क्योंकि शाहरुख खान, शरफन रदरफर्ड और राहुल टेवटिया उनके पास हैं, तो शायद वो उतना मिस ना करें। लेकिन जब सिचुएशन आएगी वैसी जहाँ पे अनुभव का काम आएगा, वहाँ पे तब गुजरात सोचेगी कि मिलर को क्यों जाने दिया। अच्छी बैटिंग लाइनअप है। अब जो बॉलिंग अटैक थी, जो उनका कंसर्न था, अब वो थोड़ा सा ऑलमोस्ट सॉर्टेड दिखेगा। आकाशदीप की जगह पर मयंक यादव आ जाएंगे तो शायद आपको थोड़ी सी और ये बॉलिंग अटैक अच्छी दिखेगी। आवेश खान बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं, धीरे धीरे वो रिदम में आ रहे हैं। शार्दुल ठाकुर का पिछला मुकाबला उतना अच्छा नहीं था, लेकिन यह बात आप मत भूलिए कि लॉर्ड ठाकुर इस टूर्नामेंट में अभी तक, अगर मैं गलत नहीं रहूंगा, तो वो 11 विकेट झटक चुके हैं। एक मिनट में देखूं दोस्तों, अगर शार्दुल ठाकुर के प्रदर्शन की बात करें, जी हाँ दोस्तों, वो 11 विकेट ले चुके हैं। दिग्वेश राठी ने भी बढ़िया प्रदर्शन किया है, वो भी बढ़िया, वो भी फॉर्म में है। रवि बिश्नोई, खास बात यह कि बिश्नोई अब विकेट झटक रहे हैं, अब वो भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। तो ये जो एलएसजी का बॉलिंग अटैक है ना, ये जो इन एक्सपीरियंस है ना, लेकिन अब इनके जो बॉलर्स हैं, जिसमें पहले क्या दिख रहा था कि लॉर्ड ठाकुर और दिग्वेश ही अच्छे रिदम में दिख रहे थे, लेकिन अब बिश्नोई भी अच्छे फॉर्म में आ चुके हैं। अब दिख रहा है कि एलएसजी का स्पिनिंग अटैक अब बेहतर हो चुका है, अब स्ट्रांग हो चुका है। पेस अटैक में जब मयंक यादव आएंगे, शार्दुल ठाकुर आएंगे और आवेश खान होंगे, तब आवेश खान मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करेंगे, मयंक यादव शायद पावर प्ले में थोड़े ओवर्स डालते हुए दिखेंगे, शार्दुल ठाकुर दिखेंगे, तो ये अब ये बॉलिंग अटैक बेहतर दिखेगा। इस टीम को अगर हम देखें तो वही दिख रहा था कि यार बॉलिंग में वो धार नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी यार देखिए आप दोस्तों कि 7 में से 4 मैचेस जीतना, कोलकाता के सामने टारगेट को डिफेंड करना, गुजरात को हराना, कहीं ना कहीं श्रेय जाता है जितना एलएसजी के बल्लेबाजों को, उतना इनके गेंदबाजों को भी देना चाहिए, क्योंकि बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं और पंत अपने बॉलर्स को बढ़िया तरीके से यूटिलाइज करके अच्छे से यूज भी कर रहे हैं। तो अच्छी टीम तो यहाँ पे मुझे लखनऊ की भी दिख रही है। अब अगर यहाँ पे हम कंपैरिजन करें दोनों ही टीमों को, तो गुजरात की राजस्थान की समस्या उनकी बल्लेबाजी में है, जो दिख रहा है कि उनके पास अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन लंबी पारी खेलनी होगी। अभी तक यशस्वी जायसवाल ने अच्छा इम्पैक्ट डाला है, ऊपर से संजू सैमसन हो गए, लेकिन फिर मध्य क्रम में नीतीश राणा को छोड़ दें तो अर्शतक किस बल्लेबाज का याद आ रहा है। रियान पराग की ओर से 50, ध्रुव जुरेल की ओर से कोई अर्शतक, हैटी को उतनी गेंदें नहीं मिली हैं, इसीलिए कंसर्न दिख रहा है। इस टीम के पास फिनिशर नहीं है, यह एक सबसे बड़ा कंसर्न है। इस टीम की बॉलिंग अटैक अच्छी है, लेकिन मधवाल को लाएंगे तो थोड़ी और स्ट्रांग हो सकती है। और सामने लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम जो वेल बैलेंस परफेक्ट टीम दिख रही है, पिछला मुकाबला हार चुकी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अच्छी दिख रही है। लेकिन विपक्षी टीम को पता है कि इनकी कमजोर कड़ी अभी भी इनकी गेंदबाजी है। अगर शार्दुल ठाकुर का पहला स्पेल अच्छा नहीं जाता तो कहीं ना कहीं ठाकुर भी थोड़े अलग दिख सकते हैं। वही मैं कहूँगा थोड़ा सा मयंक यादव के लिए भी, आवेश खान के लिए भी, तो राजस्थान के बल्लेबाज थोड़ा एग्रेसिव होकर कल खेल के लखनऊ के बॉलर्स पे एक अच्छा प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों ये गेम प्लान राजस्थान रॉयल्स का हो सकता है, लेकिन कल के मुकाबले को जीतने के लिए ऑनेस्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस फॉर्म में भी एलएसजी खेल रही है, रात के गेम को देखते हुए, ऑन पेपर टीम को देखते हुए, जैसा अभी प्रदर्शन हो रहा है उसको देखते हुए और बैटिंग लाइनअप को देखते हुए, और जैसा मुझे लग रहा है सवाई मानसिंह स्टेडियम जो जाना जाता है, यहाँ की सरफेस बल्लेबाजी के लिए बहुत ही अच्छी कंडीशंस होती है, चेजिंग बढ़िया होता है। सामने एलएसजी की बैटिंग लाइनअप को अगर कंपैरिजन राजस्थान की बैटिंग से करें तो कोसो आगे है लखनऊ की बैटिंग लाइनअप, इसीलिए मुझे लग रहा है एलएसजी रात के मुकाबले को जीतने के लिए फेवरेट होगी। दोपहर का मुकाबला डीसी, रात का मुकाबला एलएसजी। आपकी क्या राय है, आप भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो।
तो दोस्तों दोनों डबल हेडर्स गेम्स पे मैंने बात की। उम्मीद करता हूँ यह बड़ा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों, अपनी राय मुझे जरूर दीजिए। अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को पूरा देख लिया है, धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। प्लीज़ कमेंट करके आप मुझे अपनी राय बताइए कि और भी मैं कौन से ऐसे पॉइंट्स था जो मैं मिस कर गया, जिस पर मैं बात कर सकता था, और मैं कैसे अपने आप को बेहतर करूं। प्लीज़ आप मुझे बताइए, कमेंट करके अपनी राय मुझे जरूर दीजिए। तो यहीं पे मैं आपसे लेता हूं इजाज़त दोस्तों। अपना ख्याल रखिए दोस्तों, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं आपसे दोस्तों अगले डबल हेडर स्पेशल के मैच प्रीव्यू पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।